रोजगार के लिए, गरीबी दूर करने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है। दुनिया में जितने बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने बताया है तीन ही रास्ता है। एक रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी, व्यापार। अगर आप पढ़ लिख कर होशियार हैं, नौकरी कर लिए तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाई और रोजगार का अवसर नहीं है, आपके पास बढ़िया जमीन हो तो जमीन के जरिए भी आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, ये दोनों नहीं है, आपके पास पैसा, पूंजी हो तो कोई रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार करके भी आप अपना भरण पोषण, परिवार चला सकते हैं। अब बिहार में स्थिति से देखिए, हम लोग सड़क, बिजली, पानी की बात क्यों नहीं करते? जब तक ये तीन बात नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार से गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। शिक्षा का आलम यह है कि 2/3 से ज्यादा लोगों के पास पढ़ाई का कोई अवसर ही नहीं है। गरीब का बच्चा आज पढ़ने जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। पहले भी यहाँ कोई शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग भी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन हर गांव में, हर प्रखंड में, जिला में 1-2 विद्यालय ऐसा जरूर था जहां से पढ़कर आप आगे जा सकते थे। ये नीतीश कुमार ने जो समता मूलक समाज शिक्षा नीति बनाया, इसके नाम पर हर गांव में स्कूल खोल दिया। नतीजा क्या हुआ? स्कूल के नाम पर जहां बिल्डिंग बना वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं है, बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग को लग रहा है कि बिहार में खिचड़ी बंट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब है। मेरे भाई, खिचड़ी तो सिर्फ 6वें 8वें क्लास तक बंट रहा है, 8वां क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, नियोजित शिक्षकों ने बर्बाद कर दिया। अगर ऐसी बात होती तो आप बताइए पटना साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। मेरे भाई, शिक्षा की हालत इसलिए खराब है कि समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की कोई प्राथमिकता है ही नहीं। ना लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना सरकार पढ़ाना चाहती है। लोग भी समझते हैं भाई पढ़ लिख के क्या होगा, नाम लिखाया है सरकारी स्कूल में सिर्फ कुछ लाभ पाने के लिए, कि वहां से पोशाक का पैसा मिल जाए, साइकिल का पैसा मिल जाए, खिचड़ी खाने को मिल जाए। विद्यालय में खिचड़ी नहीं मिलेगा तो गांव में हल्ला हो जाएगा कि हेडमास्टर साहब लूट रहे हैं। और उस विद्यालय में अगर कोई अंग्रेजी का, गणित का अध्यापक साल भर न रहे तो उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। सरकार भी ये समझ रही है कि भाई 77,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है तो चलो कुछ काम तो इनसे निकालो। शिक्षकों को इतना पैसा दे रहे हैं, ये पढ़ा तो लोग रहे नहीं है, तो इनसे कुछ काम कराओ। तो सरकार क्या कहती है कि चलो भैया वोटर लिस्ट बनाओ, स्वच्छता मिशन का काम करो, जो भी गैर शैक्षणिक काम है उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। तो भाई, ये सुधार तब होगा जब समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा होगी। जनसुराज क्या कह रहा है इसके लिए? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जहां दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने ये पाया कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू द चिल्ड्रन, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय उन जगहों पर स्कूल बनाइए जहां पर सारे बच्चों को बस के माध्यम से या दूसरे साधन से लाया जा सके। बिहार का अध्ययन कीजिएगा तो आप पाएंगे कि हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में, आप लोग भी रहते हैं अपने गांव देहात में, देख लीजिएगा, हर प्रखंड में अगर 5 सही जगह पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से स्कूल बस के जरिए 20 मिनट के अंदर बच्चे उस स्कूल तक ना पहुंच सके। तो जनसुराज ने पहला जो वादा किया है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो हर प्रखंड में प्रति वर्ष एक नेतरहाट के स्तर का विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाएगा। नेतरहाट के स्तर का क्यों? ये आपके रेफरेंस के लिए है। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था, एक सरकारी विद्यालय नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय हो
तो कितने परिवार, कितने बच्चों का भला होगा। लेकिन जो बिहार के पास पैसा है, इसमें हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने का साधन हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए जनसुराज ने कहा कि हर साल हम लोग एक ही विद्यालय बनाएंगे, हर प्रखंड में एक विद्यालय, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 बन जाए। अगर हर साल एक प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट जैसा बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। तो जो 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है बिहार का, उसका 1/3 पैसा जनसुराज की व्यवस्था बनी तो उसमें से 20,000 करोड़ रुपया हर साल हर प्रखंड में एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाने के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि अगले 5 वर्ष में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए। दूसरी बात कि जब तक ये व्यवस्था बनेगी तो बच्चों की उम्र तो रुकेगी नहीं, उनका क्या होगा। तो जनसुराज ने ये कहा कि जब तक ये 5 विद्यालय न बन जाएं तो जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार हैं, उनको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि हर गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में तुरंत उसके लिए सुविधा हो जाए। अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया अगर आप कहिएगा कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो सब प्राइवेट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। दुनिया भर के रिसर्च में यह बताया गया कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों का विकल्प हो, दोनों में अच्छी सुविधा हो, तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई कह दे कि आपके बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ना है, उसका फीस आपको अपने जेब से देना होगा। और अगर आप एमएटी दिल्ली में पढ़ाइएगा तो उसका फीस सरकार देगी। तो ज्यादातर आदमी क्या कहेगा, भैया हमको एमएटी में फीस नहीं लेना, हमको साइंस कॉलेज में एडमिशन कराइए। अगर आपको कोई कह दे कि पटना पीएमसीएच से आपको मेडिकल आपके बच्चे को आप कराइएगा तो उसका फीस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अपना बच्चा को रमैया कर्नाटक में भेजिएगा, उसका फीस सरकार देगी। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना पीएमसीएच में एडमिशन चाहिए। आपको अगर अभी दिल्ली जाए, आप कोई बीमारी हो जाए, बोले भाई एम्स में जाओगे कि अपोलो में, एम्स में अगर एडमिशन मिल जाए तो ज्यादातर लोग एम्स में जाना चाहेंगे। ये दुनिया का रिसर्च है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सुविधा हर परिवार को दे दी जाए कि भाई प्राइवेट में पढ़ा लो या सरकारी में, तो करीब करीब 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार प्राइवेट में नाम लिखाएंगे, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जो बाकी पैसा बच जाएगा उससे अभी वाली जो मरी हुई शिक्षा की व्यवस्था है, इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। कई लोगों को लगता है कि सरकारी व्यवस्था फ्री है। सरकारी व्यवस्था फ्री नहीं है। बिहार में जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल हर विद्यार्थी पर प्रति महीना सरकार 864 रुपया खर्च कर रही है। 864 रुपया। ध्यान रखिए, जो 77,000 करोड़ का बजट है, प्रति लड़का अगर उस पर काउंट कीजिएगा तो 864 रुपया सरकार खर्च कर रही है। और उसी गांव में प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा लग रहा है, अगर सरकार निगोशिएट करे तो 400-500 के फीस में गांव के स्तर के प्राइवेट विद्यालय बहुत आराम से बच्चों को लेकर पढ़ा सकते हैं। इसलिए जनसुराज ने शिक्षा को सुधारने का ये 2 मंत्र दिया है कि जैसे ये व्यवस्था बनेगी, हर साल हम लोग 5 वर्ष में देश की सबसे अच्छी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बिहार में खड़ा कर देंगे। और जब तक ये व्यवस्था बनाने में जो 5 वर्ष लगेगा, किसी के बच्चे को तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको सुविधा रहेगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए। अब आ गई बात रोजगार पलायन की। अगर रोजगार चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि बिहार में पलायन क्यों होता है। बिहार में पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है। बिहार में लोगों का पलायन इसलिए है, आपको मालूम है 50 लाख लोग यहां से बाहर जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपया का भी पलायन होता है। जैसे आपके बच्चे जाते हैं बाहर, वैसे आपका पैसा अडानी अंबानी बिजनेसमैन का नहीं, बिहार के लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया
हर साल बैंक वाले यहां से भेजते हैं दूसरे जगह। ये आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं, बैंक की ये जिम्मेवारी है कि उसमें से 70% पैसा समाज को वापस दे, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेती के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। ये आंकड़ा जारी करता है रिजर्व बैंक। 100 रुपया बैंक में अगर जमा होगा तो कम से कम 70 रुपया बैंक को वापस कर्ज के तौर पर लोगों को, समाज को देना है। देश में ये स्तर है 74। मतलब पूरे देश के लोगों ने जो बैंकों में पैसा जमा किया, 100 रुपया जमा किया तो 74 रुपया लोन मिला। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 100 रुपया हम लोग बैंक में, आप हाजीपुर में जमा कीजिएगा तो 40 रुपया लोन मिलेगा, 60 रुपया ये पैसा बाहर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़। ये ध्यान से सुन लीजिए, नेताजी लोग को जाकर नहीं बताएंगे। बिहार की जनता ने पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़। अगर 70% सीडी रेशियो होता तो बिहार के लोगों का हक था 2,80,000 करोड़ रुपया हम लोग को मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? वो बैंक वाला अपने घर में तो रखा नहीं है, वो पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहां पर उद्योग लग रहे हैं, जहां पर आपके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अब आप कहिएगा भैया ये कौन नया चीज शुरू की है? 1990 से लेकर 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है कि करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा चला गया दूसरे राज्य में। आप जरा समझिए, अगर 25 लाख करोड़ रुपया यहां रहता तो कितने ज्यादा लोग अपना घर बनाते, कितने ज्यादा लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाते, कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदते, कितने ज्यादा लोग स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते, अपना खेती सुधारते। तो जो पहला, अभी आप अगर इसको आप समझना चाहते हैं बोलचाल की भाषा में, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी से आया होगा। कोई इसमें आदमी ऐसा नहीं है जो लोन पर गाड़ी नहीं लिया है। अगर लोन पर गाड़ी नहीं लीजिएगा, ट्रैक्टर अगर लोन पर न खरीदाएगा तो आधा से ज्यादा आदमी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। लोन की सुविधा है तो हर किसान ट्रैक्टर खरीद पा रहा है। लोन की व्यवस्था हो गई तो देखिए घर घर मोटरसाइकिल आ गया। तो ये पूंजी की ताकत है। तो पहला काम जो जन सुराज करेगा कि बिहार में सीडी रेशियो को 70 किया जाए ताकि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को उपलब्ध हो जाए बिजनेस व्यापार करने के लिए। अब आप कहिएगा कि अभी की सरकार ने क्यों नहीं इसको सुधारा? ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमर्जी है, तो चाहे तो पैसा दे, चाहे तो ना दे, ऐसी बात नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है जिसका काम है ये देखना कि बैंक में जितना पैसा जमा हुआ उसका 70% पैसा समाज को मिले। लेकिन जैसे यहाँ पर शिक्षक नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहा है, जैसे डॉक्टर साहब, पुलिस सिपाही, सीओ, बीडीओ उनकी बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं मान रहा है और लोगों की इसकी ज्यादा समझ भी नहीं है। आप बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाकर पूछिए कि भाई सीडी रेशियो क्या होता है। कि प्रशांत किशोर कह रहा है कि 25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर चला गया, तो उसको पता ही नहीं कि चीज होता क्या है। उसको तो इसी में फुर्सत नहीं कि कितना रुपया लूट ले, फुर्सत कहाँ है देखने का। तो जन सुराज पलायन रोकने के लिए जो पहला काम कह रहा है कि बिहार में सीडी रेशियो को सुधारेंगे, 3 महीना के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाएगा लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार के लिए। दूसरी बात कही जा रही है कि हम लोग मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे। जो भी किसान अभी धान, गेहूं, मकई, बाजरा की खेती कर रहा है, अगर वो नकदी फसल की खेती करने लगे तो उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि आधारित मजदूर हैं जो पंजाब में, हरियाणा में जा रहे हैं मजदूरी करने,
वो सारे लोग बिहार के खेतों में, बिहार के कृषि क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती होती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल होता है। कृषि वैज्ञानिक बताएंगे आपको कि कम से कम 1/3 जमीन में नकदी फसल की खेती होनी चाहिए, मसाला, फल, सब्जी, जिसमें आपको ज्यादा आमदनी हो। तो दूसरा ही जो बात जनसुराज कह रहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो धान गेहूं की खेती छोड़कर सब्जी, फल, मसालों की खेती करे, ताकि लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़े और मजदूरी के अवसर पैदा हो, और उसमें 1 रुपया नहीं लगना है, क्योंकि ये मनरेगा का पैसा दिल्ली से मिलता है। पिछले वर्ष 100 रुपया जो बिहार सरकार को दिया गया उस दिल्ली से मनरेगा के लिए, उसमें 60 रुपया हम लोगों ने दिल्ली में ही छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको यहां खपाने का कोई स्कीम योजना ही नहीं था। जो 40% आया उसमें जो लूट हो रहा है उसका चर्चा आप रोज करते हैं। 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। तो दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, इससे जितने कृषि आधारित मजदूर बाहर जाते हैं उनका जाना बंद हो जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कह रहे हैं कि जो भी रोजी रोजगार बिहार में करना चाहता है, बिहार के समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है, लोग यहाँ पर लोन लेकर, कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करने की उनकी मेंटालिटी नहीं है। समाज का अध्ययन कीजिएगा तो यहाँ पर लोग कर्ज 3 बातों में लेते हैं: बेटी के ब्याह में, बेटा को पढ़ाने में, घर बनाने में, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई, बीमार पड़ गया तो लोन लोग इसी चीज के लिए लेते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए लोन लेने वालों की संख्या कम है। इसकी वजह क्या है? समाज शास्त्री बताते हैं कि इसकी वजह यहाँ पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। गांव देहात में जो सूदखोर लोग हैं 5%, 6% पर ब्याज पर लोन देता है, तो लोगों के मन में एक डर है कि अगर कर्ज लिया तो जीवन भर उसको ब्याज देते देते ही उसका निकल जाता है, इसलिए लोग लोन लेकर काम नहीं करते हैं। तो ये नई व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं कि जो आदमी भी रोजी रोजगार करना चाहता है, अगर आप कर्ज लेकर, लोन लेकर आप रोजी रोजगार करेंगे तो आपको ब्याज के तौर पर सिर्फ 4% रुपया ही लगेगा। बाकी का ब्याज का पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि आपको ब्याज का डर खत्म हो समाज में। इसका फायदा क्या होगा? अगर 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया लोगों ने लोन लिया, कर्ज लिया बैंक से, तो उस पर ब्याज बना 10,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ रुपया आप दीजिएगा और 6,000 करोड़ रुपया अगर सरकार देगी, तो 1 लाख करोड़ का मतलब है 4-5 लाख परिवार अपने से स्वरोजगार में लग जाएगा। 4 आदमी को रोजगार देगा, सो अलग। ये जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, तो 3-3.25 लाख, बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़। 3,17,000 करोड़ में से अगर हम 6,000 करोड़ रुपया दे दें तो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार बिहार के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो बिहार में इसी 3 चीज को, इकोनॉमिक्स में एक विधा है जिसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें ये अगर कंप्यूटर में आप डालिएगा ये डेटा कि अगर ये 3 चीज किया जाए तो क्या होगा, ये तीनों चीज किया जाएगा तो अगले 1 साल में कम से कम 50 लाख लोगों को 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का अवसर बिहार में पैदा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि साल भर में पलायन को बंद कर देंगे।